मेरे बारे में जानने से पहले मुझे लगता है कि आपको मेरे अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो अतीत है वो मुझसे बहुत जुड़ा हुआ रहा है। जैसा कि आम तौर पर एक इंसान के साथ होता है कि वो जो भी बनता है उसमें बहुत बड़ा हाथ उसके अतीत का होता है, वो कहाँ से आया है इस चीज़ का होता है। अ, बिल्कुल ऐसी ही बात मेरे साथ भी है। मैं आज जो भी हूँ उसमें बहुत ही बड़ा हाथ मेरे अतीत का है, मेरे बचपन का है, और उन पलों का है जिन्होंने मुझे आज जो मैं हूँ वो बनाया है। तो मेरा जन्म जो है वो लखनऊ शहर में हुआ, और मेरे पिताजी एयरपोर्ट अथॉरिटी में कार्यरत थे। वो एक सरकारी नौकरी में थे, और जब मैं 2 वर्ष का था तब उनका देहांत हो गया। और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, और मुझसे बड़ी 5 बहनें हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो हम बहुत सारी कठिनाइयों में घिर गए, और इन कठिनाइयों का हमने बहुत डट कर सामना किया। मुझे याद है, और मेरी माताजी मुझे बताती भी हैं, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, कि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तब हमारी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि यहाँ तक कि हमारे घर के लिए चंदा इकट्ठा होता था, जिस वजह से हमारे घर का भरण पोषण होता था। तो उन कठिनाइयों का क्षण, उन कठिनाइयों के पलों को मेरे परिवार ने, मेरी माताजी ने और हम सब ने उनका सामना किया है। और पिताजी के देहांत के करीब 2 साल बाद मेरी माताजी को उनकी जगह पे, जिसको हम अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनको नौकरी मिली। और तब जा कर के हमारे घर की पटरी थोड़ी सी, जो गाड़ी थी हमारे घर की, वो पटरी पे आई। तो तब जा कर के थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हुई, और हम चीज़ों में अच्छी तरह से घुलने मिलने लगे। जहाँ तक बात आती है मेरी पढ़ाई की, तो मेरी जो 10वीं तक की जो पढ़ाई हुई है वो सेंट थॉमस स्कूल, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल है लखनऊ का, वहाँ से हुई। और इस पढ़ाई का मैं पूरा श्रेय अपनी माताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माँ जो हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया मुझे उस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। मुझे याद है कि नई किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जब ये दिसंबर और नवंबर आता था तो मैं अपने सीनियर्स के पीछे लग जाता था, और कि किसी से एक किताब मिल जाए, किसी से दूसरी किताब मिल जाए, कि हमें किताबों में पैसा खर्च ना करना पड़े। मुझे ये भी याद है कि हम रद्दी के पास से जा कर के रफ़ पेजेस जो होते थे वो लेकर के आते थे, और उससे मेरी किताबें बनती थी। और जो बिस्किट्स के डिब्बे होते थे वो हम जनरल स्टोर से जा कर के लेकर आते थे, उससे कॉपियों का कवर बनाया करते थे। तो बचपन बहुत ही दुखद रहा था। दुखद इन द सेंस दैट कि चीज़ें नहीं होती थी, उनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मगर इस बचपन ने मुझे इतना सशक्त भी बनाया कि मैं चीज़ों को बहुत गहराई से समझने लगा। और शायद यही रीज़न है कि उस टाइम पे जब मेरे पास में किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, नई किताबों के लिए पैसा नहीं होते थे, और आज देखिए अल्लाह का करम है, रहम है, कि आज मेरे पास इस काबिल मुझे बनाया है कि आज मैं खुद किताबें लिखता हूँ और लोग पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है, जो मैं अपने अतीत को, जिसके लिए मानता हूँ कि मेरा अगर अतीत इतना बुरा नहीं होता तो शायद आज इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी नहीं होती। उसके अलावा ज़िंदगी, मैं मानता हूँ कि हमेशा ऊपर नीचे होकर चलती रहती है। अगर आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो कल सुख होगा। तो सुख दुख जीवन में लगा रहता है, और वही मेरे जीवन के साथ भी रहा। जब 10वीं पास करी उसके बाद में मैं दूसरे स्कूल में गया, और वो एक टाइम था जब मेरा रुझान लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ, और तब मैंने किताबें पढ़ना ज़्यादा शुरू किया। मुझे याद आता है कि मैं कक्षा 9 में था शायद, हाँ मैं 9 कक्षा में ही था, जब मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। और वो एक टाइम था, और आज का टाइम है, कि मेरे कलम की स्याही ख़त्म नहीं हुई है, और हमेशा मैं लिखता आया हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर मैंने 12वीं पास करी, लेकिन घर में क्योंकि 5 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी का खर्चा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
और मैं यूपी के उस शहर से आता हूँ जहाँ पर पे कि हर इंसान सपने बहुत देखता है। और अगर आप सपनों की बात करें तो यूपी का एक इंसान, एक आम इंसान, ये कहावत है हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, लोग कहते हैं कि यूपी वाला डीएम, सीएम या पीएम। इसका मतलब ये है कि यूपी से हो तो भैया या तो तुम डीएम बनोगे, या तुम सीएम बनोगे, या तो तुम पीएम बनोगे। और यही एक चीज़ दिमाग में थी कि इनमें से कुछ करना है। और उसी चीज़ को, उसी राह पे चलते हुए मैंने फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट में दाखिला लेते हुए मैंने अपना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। और मुझे बहुत ही हर्ष है ये बताते हुए कि वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास हुआ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। उसके बाद में मेरा सफ़र शुरू हुआ और जो मेरा सफ़र था वो ऐसा था कि उसके बाद में जॉब के प्लेसमेंट्स हुए और मुझे 2 कंपनीज़ में, जो कि बड़ी कंपनीज़ थी जैसे कि HCL और बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ से मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला और मुझे मौका मिला कि वहाँ जा कर के मैं उनके साथ काम कर सकूँ। और तब वो एक टाइम था कि जब मैंने सोचा कि मुझे बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। तो ICICI बैंक का जो PO प्रोग्राम था वो आया था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और उस कंपटीशन को मैंने बीट किया और उसके बाद मेरा ICICI बैंक PO प्रोग्राम में एज अ PO मेरा सिलेक्शन हुआ। और तब मुझे मौका मिला मेरी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने का, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता अगर मेरी माँ बाप उसे, या मेरी माताजी उसे अगर स्पॉन्सर करती, अगर उन्हें उसका खर्चा उठाना पड़ता। तो ICICI बैंक ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूं। उन्होंने मुझे PGDB कराया मणिपाल यूनिवर्सिटी से और मुझे जीवन को समझने का बहुत बेहतर नज़रिया मिला। और यही टाइम है कि जब मैं, जैसा कि आम तौर पर उम्र में होता है कि एक जवान लड़के को इश्क हो जाता है, तो मेरे को भी इश्क हुआ और मुझे एक लड़की पसंद आई और इतनी पसंद आई कि मैं अपने इश्क का इजहार कर बैठा। और जब मैंने इजहार किया तो उसने मेरे इजहार को कबूला और हमारा जो रिलेशनशिप था वो फ्लरिश हुआ और हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें इस रिलेशनशिप को जो है एक नाम दे देना चाहिए और हमें एक सूत्र में बन जाना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2011 की बात है जब के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हम दोनों की शादी फिर फाइनलाइज हुई और जब हमारी शादी फाइनलाइज हुई तो उस टाइम पर पे ये हुआ कि हमारे पेरेंट्स आपस में मिले और फिर शादी के 20 दिन पहले मेरी जो फियांसे थी उन्हें लखनऊ आना था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैरिज। शी वॉज हियर और उस टाइम पर पे उनका एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। और वो एक टाइम था जब आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, मैं टूट चुका था। और मुझे ये लगता है कि हर इंसान के जीवन में वो टूटन का क्षण ज़रूर आता है और मेरी ज़िंदगी में भी वो टाइम आया जब मुझे लगा कि शायद अब मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूँ और मेरे लिए उस चीज़ से उबर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका था। तब उस टूटन के क्षण में मुझे लगता है कि जैसे एक परमाणु होता है ना, एक परमाणु जब टूटता है तब उसमें से ऊर्जा निकलती है और ये हम लोगों पे होता है कि हम उस ऊर्जा से क्या करना चाहते हैं। क्या हम उस ऊर्जा से बिजली बनाना चाहते हैं, बिजली बनाकर अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, या तो फिर हम ऊर्जा से एटम बम बना सकते हैं, अपने जीवन को भी ध्वस्त कर सकते हैं, दूसरों के जीवन को भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम चीज़ होती है एक इंसान के साथ भी। जब उसके जीवन में एक टूटन का क्षण आता है तो या तो वो अपना जीवन बना सकता है या वो अपना जीवन बर्बाद कर सकता है।
मैंने देखा है, आप भी देखते होंगे आजकल के समय, कि बहुत से लोग होते हैं जो इस टूटन के क्षण में बिखर जाते हैं, एस्केप रूट्स तलाशने लगते हैं और ऐसे चीज़ें करने लगते हैं जो कि शायद उनको भी बर्बाद करती हैं, उनके जो आसपास के लोग होते हैं उनको तो पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं। शराब पीना, कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो जब मेरे जीवन का टूटन का क्षण आया तो मैं भी उस राह पे चलने वाला था और मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था उस चीज़ पे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उससे निकलूं कैसे। मैं घंटों रोया करता था। मुझे ये लगता था कि जो चीज़ मेरी सबसे प्रिय थी उसको भगवान ने छीन लिया, अब मेरे जीवन में बचा क्या है। और ये जो टूटन का क्षण था, ये वो क्षण था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। क्योंकि जब मैं टूटा तो एनर्जी बहुत थी, मैं रोता रहता था, मुझे समझ नहीं आता था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, ऑफिस जाना बंद कर चुका था मैं बस अपने कमरे में बंद होकर के रोया करता था। तब मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि नित्या, जो इंसान जा चुका है उसे तू बुला नहीं सकता, लेकिन जो तेरे साथ लोग हैं वो तेरी इस स्थिति को देख करके बहुत दुख में हैं, तूने क्यों जीते जी मार रहा है। मुझे याद है उसने मुझे कहा कि क्यों ना तू तू हमेशा से लिखना चाहता था, तू हमेशा से किताब लिखना चाहता था, क्यों ना तू अपनी कहानी लिख, तू लोगों को बता कि तू क्या फील कर रहा है, तू किस दौर से गुजर रहा है, ताकि जो इंसान इस ग्रीफ में है, जो इंसान ऐसी चीज़ें सहते हैं, उन्हें पता चले कि इस चीज़ से निकलना कैसे है, इस चीज़ का सामना कैसे करना है। और वो जो उसकी एक राय थी उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने फिर अपनी कलम उठाई और मुझे याद है कि मैंने फिर अपनी कहानी की किताब के ऊपर मेरा पहला जो शब्द गया मेरी डायरी पे वो था डियर आई हेट यू। और मैंने अपनी पहली नावल लिखी और ये नावल मैंने 14 दिन के टाइम में लिखी, 14 डेज़ में मैंने अपनी पहली नावल लिखी। और गुस्सा था मन के अंदर, बहुत बड़ा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुबार था भरा हुआ कि मैं नाराज़ था उससे कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई। मैं नाराज़ था भगवान से कि वो मेरे साथ इतना अनफेयर कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने किताब का नाम लिखा डियर आई हेट यू। और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद 300 कॉपीज़ बिकेंगी, 200 कॉपीज़ बिकेंगी। तो पब्लिशर ने जब मेरे से पहली बार पूछा तो मैंने उससे बोला कि यार मुझे लगता है कि मेरे जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो शायद 200 या 300 लोग किताब खरीदेंगे। तो मैंने उससे बोला भैया 300 किताब छापो, उससे ज़्यादा मत छापो, मुझे लगता नहीं है बिकेंगी। लेकिन लोगों को दुख पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा और डियर आई हेट यू के पहला प्रिंट की जितनी भी कॉपियाँ थी वो एक दिन के अंदर बिक गई। डॉक्टर कुमार विश्वास जो कि बहुत बड़े कवि हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो मेरी किताब के लिए आए थे, विमोचन के लिए आए थे और उन्होंने मुझे बहुत सराहा और मेरा बहुत साथ दिया कि मैं अपने राइटिंग के हुनर को और आगे बढ़ाऊं। उन्होंने मुझे राय दी कि मैं कैसे उसे और बेहतर कर सकता हूं। अपनी किताब में क्योंकि मुझे गुस्सा था तो मैंने अपनी किताब में उसे ज़िंदा रखा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कहानी थी, तो अपने फियांसे को ज़िंदा रखा और मैंने अपने आप को अपनी किताब में मार दिया। ये बदला नहीं ले रहा था, लेकिन ये जो गुस्सा था वो एक जताने का तरीका था और लोगों को ये बहुत पसंद आया। और 3 महीने के अंतराल में करीब 1.5 लाख कॉपीज़ बिक गई और अभी तक 3.5 लाख कॉपीज़ बिक चुकी हैं। और अब मुझे बताते हुए और ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि अब उसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनने जा रही है जिसके मैं राइट्स बेच चुका हूँ। और उस किताब ने मेरी फिर ज़िंदगी बदल दी और फिर मैं राइटिंग की तरफ मेरा रुझान हो गया। और जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई भी गम जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता, तो मेरा भी दुख भरे। और जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ज़िंदगी की जो लाइन है वो ऐसे चलती रहती है, जब सुख आता है उसके बाद दुख आता है, फिर सुख आता है। तो जो दुख का पल था वो फिर पार हुआ और फिर जीवन में सुख आया। और फिर
मैं किताबों की तरफ मेरा रुझान हुआ, तब मैं दोबारा अपने करियर की तरफ आगे आया और फिर मैं दोबारा से किताबों की तरफ और लिखने की तरफ और अपने करियर के ऊपर ध्यान देने लगा। और मुझे ये समझ में आया कि जीवन ऐसे ही चलता है, जीवन कठिन है और जो शुरुआत की कठिनाइयाँ होती हैं वही आपको बनाती हैं जो आप हैं। मुझे ये बहुत ही गर्व होता है ये चीज़ बताते हुए कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ या ऐसे लोग मेरे करीब हैं जो मुझे जीवन की नई राहें दिखाते हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जीवन और ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि ऐसे लोगों का मैं हमेशा आदर करता रहूं और ऐसे लोगों को अपने पास रखता रहूं, संजोता रहूं, क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो शायद मेरा जीवन का जो मूल अर्थ है वही ख़त्म हो जाए। जैसा कि हर कहानी में होता है कि कहानी जब एक बुरे दौर से गुजरती है तो उसके साथ एक अच्छा पल भी आता है। तो मैं भोपाल में अपनी किताब का विमोचन कर रहा था और उस टाइम पर पे एक रेडियो स्टेशन से देयर वाज अ लेडी हु केम टू इंटरव्यू मी और देन वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड और फिर मुझे दोबारा इश्क हुआ एंड देन आई गॉट मैरिड टू हर और फिर जीवन में खुशियाँ आई और फिर दोबारा से लगा कि लाइफ जीने लायक हो सकती है और फिर से वो साइकिल जो थी लाइफ की वो चलने लगी और फिर लाइफ स्टेबल हुई और फिर मैंने और किताबें लिखी और फिर मेरी उस टाइम पर मेरी तीसरी किताब आई थी जिसका नाम इन द नेम ऑफ लव रेस्ट इन पीस था और मैं उस समय अपनी जो अगली किताब थी उसके ऊपर काम कर रहा था। फिर मुझे लगा अब ज़िंदगी में थोड़ा सा जो स्टेबिलिटी है उसकी ज़रूरत है। तब मैंने एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लिया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद महिंद्रा ग्रुप और उस टाइम पर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जो मेरा ट्रेनर का एक जो अंदर एक इच्छा थी कि मैं ट्रेनिंग डोमेन में जाऊं, उस टाइम पर मुझे मौका मिला कि मैं एज अ ट्रेनिंग एज अ फैसिलिटेटर मैं अपने आप को और निखारूं और उसको मैंने इनकैश किया और आज मैं ट्रेनिंग में भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और आपके जैसे यूनिट का जो कि क्रिएटिव एक्सटेसी है मैं उसका भी हिस्सा हूं और उसमें भी मैं कंट्रीब्यूट करता रहता हूं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मेरे काम को सराहते हैं, जब लोग मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को समझते हैं और उनके साथ में ये कहते हैं कि जो भी आप कह रहे थे वो आप सही कह रहे थे और मुझे लगता है मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैं कर रहा हूँ मैं उसमें सफल रहा हूँ। आज मैं फेसबुक पे बहुत लिखता हूँ, मैं ट्विटर पे लिखता हूँ, मैं जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हर्ष होता है जब लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि वो मेरी चीज़ें पढ़ते हैं और वो उन्हें सराहते हैं और मेरा मन मानिए आप कि इससे बड़ी उपलब्धि एक लेखक के लिए हो नहीं सकती और इसके लिए मैं अपने जितने भी रीडर्स हैं, अपने जितने भी श्रोता हैं, जो भी लोग मेरे को पढ़ते हैं, जो भी लोग मेरे को सुनते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग लिखना चाहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में है आप उसे लिखिए, लिखने से कभी मत डरिए। किताब बनेगी नहीं बनेगी वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन जो आपके अंदर का लेखक है, जो आपका एक्सप्रेशन की जो पावर है उसे आप यूज़ करिए। हम में और जो जानवर हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भगवान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है और एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक हमें इस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। जो भी हमारे मन में है हमें बोलना चाहिए। हमारे रिश्तों में खटास क्यों आ जाती है, मुझे ये लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप हमेशा जो भी आपके दिल में है वो लोगों को बताते रहेंगे, आप उनके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में खुश रहिए और
अपने परिवार के लिए, अपने जो लोग आपके करीब हैं उनके लिए समय ज़रूर निकालिए। आजकल के टाइम पर हम सब इतने ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं लेकिन किसी को कॉल नहीं करते। यकीन मानिए, मेरी जो लास्ट टाइम मेरी जो रियल सिस्टर हैं उनसे जो मेरी बात हुई थी वो 3 महीना पहले हुई थी लगभग। अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे तो हम रोज़ चैट करते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है उसको सुने हुए 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अपने आप को इतना डिपेंडेंट मत बनाइए गैजेट्स के ऊपर। ये मेरी एक छोटी सी राय है आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेखकों को पढ़िए। हमारे भारत में आजकल बहुत अच्छे लेखक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें आप जैसे रीडर्स की ज़रूरत है। उन्हें सराहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि कोई कहानी जिसमें इमोशंस हो, ड्रामा हो, जिसमें प्यार हो, उसको पढ़िए और जीवन को और बेहतर बनाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और मेरे इस छोटे से वीडियो को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये सुनकर अच्छा लगा हो और इसी चीज़ के साथ मैं यही बोलूँगा कि आप सबसे विदा लूँगा कि जीवन में अग्रसर रहिए और परिवार वालों के साथ समय बिताइए और अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि यही जीवन का एक अक्स है और इसके सिवा जीवन कुछ नहीं है। धन्यवाद।